नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम है, इस बार 1 सप्ताह से थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि आनंद ट्रैवल कर रहे हैं। आनंद, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे को पता है आप इस समय यूएस में हैं और आप काफ़ी वहाँ पर बिज़ी हैं। मैं आज का जो टॉपिक ये चुना है क्योंकि आप यूएस में हैं और वहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं और जो भारतीय हैं, उनसे आप इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो उनकी मैं वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या उनकी परेशानियाँ हैं और क्या वो एक्चुअली अब ट्रम्प से डरने लगे हैं क्योंकि ट्रम्प इतने अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि वो सुबह उठ के कुछ भी बोल देते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूं, ट्रम्प ने ये भी कहा है कि माय डियर फ्रेंड आसिफ मुनीर, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये धमकी दी है जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, मतलब इसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे अगर वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन टेररिज्म तो मेरे ख्याल से मोदी जी और अमित शाह ने कहा था कि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब तो खत्म हो चुका था टेररिज्म जेएनके में, और उसके बाद आर्टिकल 370 भी हट गया और अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को मिटा देंगे। तो ये धमकी किसको दी है? ये मोदी जी ने पाकिस्तान के बजाय, मेरे को ये लगता है कि ये ट्रम्प को ज्यादा इन्होंने दी है कि आप ज्यादा पाकिस्तान से दोस्ती ना करें। वैसे मेरे हिसाब से ये बेतुकी बात थी। आनंद। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 लेयर हैं। एक तो तुमने असीम मुनीर की बात की, एक प्रेज़िडेंट ट्रम्प की बात की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की और जम्मू-कश्मीर की भी बात की। तो 3-4 को छोटे-छोटे उसमें अलग-अलग ढंग से हैंडल कर लो। पहली चीज़ ये है कि हम लोग से कुछ रिपब्लिकन लोग भी मिले, हार्डकोर रिपब्लिकन, एंड यू विल बी सरप्राइज़्ड कि कल हम शाम को दिन में एक इंडियन डायस्पोरा से अटलांटा में हम लोगों की बातचीत थी। उस बातचीत के बाद खाना खिलाने के लिए उन लोग कहा कि नहीं, एक इंडियन रेस्टोरेंट ले चलते हैं आपको। इट्स अ रेस्टोरेंट व्हिच इज़ रन बाय अ गुजराती। एक गुजराती जो महाराष्ट्र से हुआ, पढ़ा-लिखा है, होटल मैनेजमेंट में किया और वो यहाँ आके एक लंबी चेन चलाते हैं, एंड आपको सारे वो खाने मिलते हैं जो यहाँ पे उपलब्ध हैं। हम लोगों का, क्योंकि यहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइज़र थे, जो इंडियन डायस्पोरा लोकल था, उसके भी काफ़ी लोग थे। हम लोग की भी एक लंबी बड़ी टीम है। तो वहाँ पे गए, खाना-पीना खाया सबने अपने हिसाब से, किसी ने डोसा खाया, किसी ने कुछ और खाया, किसी ने बिरयानी खाई, ये सब खाया। उसके बाद बीच में उनके जो ओनर थे वो आ गए, उन्होंने काफ़ी लोगों को पहचाना, फिर उन्होंने, क्योंकि हमारे साथ भई उसके तो स्टार लोग भी हैं, तो सब पहचान-वहचान के उन्होंने वो किया। फिर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो हार्डकोर रिपब्लिकन है। फिर उसने अपनी तरफ से कहा कि नहीं, दिस इज़ फ्रॉम द रेस्टोरेंट साइड। वो कुछ कुल्फ़ी-वुल्फ़ी आ गई, कुल्फ़ी भी खा लिया, फिर उन्होंने कुछ कुछ और भी चीज़ें, रसमलाई-वलाई खिला दी, एंड देन वी आस्क्ड फॉर द चेक, बिल के लिए, एंड ही रिफ्यूज़्ड टू टेक दैट चेक। एक 20-25 लोगों को खाना खिलाने के लिए एक गुजराती व्यक्ति जो रिपब्लिकन है, जो हार्डकोर रिपब्लिकन है, उसने पैसा नहीं लिया। बात मैं सिर्फ ये जिस रेफरेंस से कहना चाह रहा हूँ, उसका रेफरेंस पॉइंट ये है कि इवन जो ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं, हम लोग को और भी कुछ लोग मिले, मतलब जब आप रोज उठते बैठते हैं तो बहुत से, नाउ दे फील देयर इज अ लॉजिक व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। उनको, जैसे हम लोगों को, मतलब मैं इंक्लूडिंग मी, हम लोगों का एक चश्मे का ये था कि भाई ट्रम्प तो जो है वो बिल्कुल ही बिना सिर पैर का काम कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो ट्रम्प सपोर्टर हैं, उनके पास, जैसे हमारे भक्त हैं वहाँ पे, लेकिन हमारे भक्त के पास कोई कॉन्क्रीट लॉजिक नहीं होती है। यहाँ पे उनके पास एक कॉन्क्रीट लॉजिक है और उसके तहत ही वो बात करते हैं। जैसे मैं एक छोटी बात बताऊँ, अ, जैसे हम लोगों ने कहा कि भई ये जो आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है और फिर पेनल्टी टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि उसका कारण ये है कि हम रशिया से क्रूड इम्पोर्ट कर रहे हैं। और हम यूक्रेन और रशिया की वॉर में रशिया को एक तरह से फाइनेंस कर रहे हैं इस पैसे के ज़रिए। हम लोग का यही था, और हम भी ये थे कि भई जो चाइना अगर खरीद रहा है क्रूड तो आप चाइना को नहीं रोक रहे हैं, यूरोप खरीद रहा है गैस तो आप यूरोप को नहीं रोक रहे हैं, टैरिफ कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों? नो, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रांग लॉजिक विद दिस है। उनका कहना ये है, रिपब्लिकन्स का,
कि साहब ये सारे जो देश हैं ये रशिया से खरीदते हैं तेल और अपने लोगों को सस्ता तेल उपलब्ध कराते हैं। नो दे आर नॉट डूइंग अ बिज़नेस आउट ऑफ इट। भारत अकेला एक ऐसा देश है जो रशिया से सस्ता तेल खरीद के उसको महँगा पूरा बेच दे रहा है बाहर। दे आर डूइंग अ ट्रेड आउट ऑफ इट, दे आर डूइंग अ बिज़नेस आउट ऑफ इट। वो अपने लोगों के को सस्ता दिलवाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसमें से माल बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। और उसका एक बड़ा परसेंटेज उनके जो दोस्त लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको दिया जा रहा है। अंबानी जी का रेफरेंस था। नो, विद दैट लॉजिक अगर आप इसमें से धंधा कर रहे हैं, तो फिर धंधे पे हम टैक्स लगाएँगे। अगर भारत के आम पब्लिक को ये जा रहा होता, तो शायद फिर हमें हमारा दूसरा रिएक्शन होता। तब हमें लगता है कि नहीं भाई, आम आदमी को इससे दिक्कत होगी। जब तुम इसको बिज़नेस कर रहे हो, तो व्हाई डन बिज़नेस? देन बिज़नेस विल बी डन लाइक अ बिज़नेस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम कुछ भी कहें, ये एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक थी जो समझ में आती है। ये बात मैंने इसलिए कही कि यहाँ से जैसे हमको लगता है ना कि वो जो सब कुछ कर रहे हैं, उसमें जो भी ट्रम्प जी कर रहे हैं, देयर इज़ अ पर्पस एंड देयर इज़ अ प्लानिंग बिहाइंड इट। वो कोई जैसे हम लोग को लगता है ना, बिल्कुल व्हिम्सिकल हैं, कभी उठ के कुछ बोल देते हैं, नहीं। उसी रेफरेंस में ये भी बात हुई कि भाई, जब जो ट्रम्प हैं, वो ये 40 बार क्यों कह रहे हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। तो यहाँ के लोगों का कहना है क्योंकि उन्होंने किया इसलिए कह रहे हैं। आप ये क्यों बार-बार कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं, आप घूम फिर के क्यों बात कर रहे हैं? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर अमेरिकन इंटरवेंशन था, और कोई इंटरवेंशन ये नहीं था कि अरे भाई, जो मेरी समझ है, फ़ोन करके कहा होगा कि आप ये सब लड़ाई-वड़ाई बंद करिए। मोदी जी नो उनको बोल नहीं सकते हैं। या उन्होंने नहीं कहा, जिस भी सूत्र से कहलाया, तो उसको हम लोगों को इतना व्हिम्सिकली शायद अब ऐसा एज़ अ मतलब आफ्टर थॉट किया, इतना व्हिम्सिकली उसको अपोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक तो वो उससे चिढ़े हैं। मैं जेएनके की बात थोड़ी इसलिए कर दे रहा हूँ, जेएनके में एक बड़ी चीज़ हुई है और आई एम क्वाइट सरप्राइज़्ड कि वो यूएस में भी उसको उसका उसकी गूँज नहीं आ रही है। जो जेएनके में हुआ वो तो सबके सामने है, लेकिन जेएनके की काफ़ी कुछ चीज़ों को आप पर्दा डाल लेते हैं क्योंकि आपने वहाँ इलेक्शन करा दिया। इलेक्शन करा के आपने क्या पावर दी, इतनी डिटेलिंग के लिए किसी के पास यहाँ टाइम नहीं है। पर एक जनरल ये हुँ, है कि भई जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो गया। हुँ, लेकिन सोनम वांगचुक का जो मामला है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में हर्ट करेगा। क्योंकि सोनम वांगचुक वाले मामले में वी डोंट हैव एनी डिफेंस। जैसे हम हर चीज़ का एक के केस में वी डोंट हैव एन आर्गुमेंट, बिकॉज़ जब आपने हिल काउंसिल का इलेक्शन किया था 5 साल पहले, अब नेक्स्ट आ रहा है, तब आपने ही कहा था कि भई हम 6th शेड्यूल में लाएँगे, ये काम करेंगे। ये तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। अब ये कहना कि नहीं, हमने घोषणा पत्र में कह दिया था, और अमित शाह जो कहते हैं ना कि वो तो एक जुमला था, वो नहीं, ये जुमला-वुमला ये नहीं है। आप अपने को ठीक है, आप अपने को जस्टिफाई कर लीजिए, लेकिन जुमला नहीं होता है, लोगों ने आपको वोट दिया था। जब लद्दाख अलग हुआ था, तो इस आशा के साथ अलग हुआ था कि जम्मू कश्मीर से अलग होके उसकी अपनी एक पहचान हो जाएगी और उसका डेवलपमेंट तेज़ होगा, वो नहीं हुआ है। अब आप इसमें सोनम वांगचुक ही के ऊपर लग गए हैं। सोनम वांगचुक, वो टोटल आबादी पौने 3 लाख है। दिक्कत क्या है कि अमित शाह सारे चीज़ों को इलेक्शन के वोट के नंबर से जोड़ते हैं। उनको ये बहुत उम्मीद थी कि वहाँ लेह लद्दाख है। देखो, आप ये भी समझ लीजिए कि लद्दाख में 2 हिस्से हैं, एक लेह है और एक करगिल है। देयर आर 2 डिफरेंट 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक करगिल, एक लेह। करगिल प्राइमरीली मुस्लिम डोमिनेटेड है, जिससे हमारी पाकिस्तान की सीमा लगती है। लेह से हमारी चीन की सीमा लगती है, जो प्राइमरीली बौद्ध, ट्राइबल, इन लोग के डोमिनेटेड है। क्योंकि एक चीज़ और ज़रा हम लोग गलती करते हैं, जो मुझे लगता है, जो एवरेज आप किसी ट्राइबल से बात करिए, उनको इस बात की शिकायत रहती है। ट्राइबल का एक अपना वे ऑफ लाइफ है। जैसे हम हिंदू को कहते हैं ना, हिंदू वे ऑफ लाइफ। प्राइमरीली में वो डिबेट थोड़ी लंबी हो जाएगी, वो आप उनको ज़बरदस्ती पीट-पीट के हिंदू क्यों बोलते हैं? आप आदिवासी से उनको वनवासी क्यों बोलते हैं? आप लार्जर उसमें उनको पार्ट ऑफ सनातन क्यों बोलते हैं? दे हैव देयर ओन, उनके उनके देवता, उनका वर्शिप करने का ढंग बहुत फ़र्क है, और उनको ये अच्छा नहीं लगता कि आप उनको मार-पीट करके ये कहें, नहीं, नहीं, हिंदू, हिंदू, हिंदू। शेड्यूल्ड ट्राइबल है, दे हैव देयर ओन वे ऑफ लाइफ, दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्शिपिंग। तो लेट अस नॉट,
तो आपको ये लगता है कि नहीं-नहीं ये हिंदुओं के पास ज़्यादा है। आपको लगा था कि ये आपके साथ आ जाएँगे। वो चीज़ नहीं हुई और इस बार अगर आप इलेक्शन देखिए 2019 में ठीक से जीती थी बीजेपी। इस बार बीजेपी हार गई है, तीसरे या चौथे नंबर पे रही, अगर मैं राइट, गलत नहीं हूँ तो तीसरे नंबर पे। दे वर नॉट इवन सेकंड। अ, इसलिए सोनम वांगचुक के मैं भी आई एम स्लाइटली सरप्राइज्ड। सोनम वांगचुक की बात यहाँ पे जितनी होनी चाहिए थी नहीं हो रही। लेकिन 2 हुँ, चीज़ें ये हैं कि अगर जब भी भारत में से कोई आएगा यहाँ, उनको हुँ, सोनम वांगचुक का एक्सप्लेनेशन तैयार रखना होगा। जिस तरह से मणिपुर वाला अगर आपको याद हो कि जब मोदी जी अभी फरवरी में इनके शपथ ग्रहण के बाद 20 जनवरी की शपथ के बाद जब नए प्रेसिडेंट आ गए, तो यहाँ आए थे तो उन्होंने वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करके मतलब उनका इस्तीफा दे के 2 दिन पहले इस्तीफा ले लिए कि उनको डर ये था कि कहीं यहाँ पे आके चर्च ये ना पूछे कि आपने वीरेंद्र सिंह ने जो मणिपुर में जो हत्या करवा रहे हैं, उनका क्या किया? तो उसी तरह से सोनम वांगचुक एजेंडा तो रहेगा, बोला नहीं जा रहा है, राइट, लेकिन आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सोनम वांगचुक को आप उदयपुर में ले जाके एनएसए में ले जाके आपने बंद कर रखा। जी। तो लाकर उसमें जो अमेरिका का सेंस है हुँ, कुछ लोगों को है यहाँ पे तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट दे हैव देयर हुँ, ओन वे ऑफ दे हैव देयर एक्सप्लेनेशन। जी। जी, आनंद, अब मैं दूसरे सेक्शन पर आता हूँ। ये प्राइमरली हैं वो लोग जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं, जो H1B वीज़ा पर हैं, H4, F1 स्टूडेंट्स वगैरह हैं। और ये काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि H1B पे वो $1,00,000, तो वो मैं इस वक़्त नहीं डिस्कस कर रहा। लेकिन इसके अलावा भी ट्रम्प की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इन लोगों को थोड़ा परेशान कर रही हैं। एक तो है बर्थ राइट के ऊपर, थोड़ा चाहूंगा कि इस पर आप टिप्पणी करें कि जो बच्चे वहां पैदा हो रहे हैं वो अब यूएस सिटीजन नहीं होंगे, वो एंड ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप ये किया है, इससे भारतीय काफी अफेक्ट होंगे। दूसरा है 5% टैक्स ऑन रेमिटेंसेस। अब 5% काफी होता है किसी के लिए जो हिंदुस्तान में अगर आप $1,000 भेज रहे हैं उसका 5% हो गया तो $50, $4,000 वो कम होगा। इसके ऊपर भी एक टिप्पणी चाहूंगा। और एक है कि हमारी फिल्म्स पर हमारी नहीं किसी भी फिल्म पर 100% टैरिफ लगा दिया है। यहाँ हैदराबाद में जो तेलुगु लोग हैं वो इससे बहुत परेशान है क्योंकि काफी जो हमारे तेलुगु लोग हैं वो यूएस में हैं, तो वो तो वहाँ लेटेस्ट मूवीज देखा करते थे, वो शायद अब बंद हो जाएंगी। तो ये काफी कुछ टारगेटेड सा हम लोगों को लगता है कि ये इंडियन को टारगेट कर रहे हैं, इमिग्रेशन हो चाहे फाइनेंस हो या कोई भी कम्युनिटी के, ये पीछे लगे हैं। और यहाँ पे आनंद वैसे भी अभी पीछे किसी की हत्या हुई है, वो हैदराबाद का ही लड़का था, जब भी वहाँ इंडियन मारे जाते हैं यहाँ पे बहुत उछाल के हम बोलते हैं, तो वो भी एक यहाँ लगता है कि वहां तो देखो इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है और स्टोरीज वही यहाँ पर ज्यादा आती है। तो आप वहां पर हैं तो आपने जो इंटरेक्ट किया है लोगों के साथ, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है आनंद? नहीं अजय 2 चीज़ें हैं, H1B वीज़ा की बात पहले कर लें, क्योंकि वो आज एवरेज भारतीय उससे बहुत अफ़ेक्टेड है। उसके 2 पार्ट हैं एज़ फार एज़ इंडियंस आर कंसर्न। हम लोगों का एक क्लास फेलो भी है सुदीप, जो हम जानते हैं उसका लड़का भी यहाँ 2-3 लोग हैं। उसमें एक दिक्कत क्या हो रही है कि जब इस यहाँ पे बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए हिंदुस्तान से लोन लेके आते हैं, वो बड़ा लोन है। अब आप ये कहिएगा लोन लेके आए हम क्या करें? मतलब वो ठीक है, गवर्नमेंट कैन टेक अ व्यू कि हम क्या करें आप अगर आपको नौकरी नहीं मिली। पर लार्जर ये है कि जो एक एक इतने दिनों से चल रहा था वो ये होता क्या था कि भारत में उनको एक बड़ा लोन लेते थे, अमेरिका में आके पढ़ाई करते थे और उनका कैंपस-वैम्पस हो जाता था, उसके बाद नौकरी करके उस लोन को इसको कहते हैं ना पटा देते थे। वो लोन वापस हो जाता था और फिर वो एक उनको जो एक जो पैसा है उस तरह के एक अच्छे पैसे की नौकरी पे वो नौकरी करने लगते। अ, पहली चीज़ ये है कि जब अगर ये वीज़ा का जो वीज़ा स्केयर है, उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें, एक तो नौकरी कम हो जाएँगी, दूसरा नौकरी कम होने के साथ-साथ सैलरीज़ भी अब कम हो जाएँगी। क्योंकि अगर $1,00,000 दिया जा रहा है तो वो निकाला तो उसी में से है, तिल तो एक ही है, तेल तो वहीं से निकलेगा। तो वो कहीं न कहीं सैलरीज़ भी अफ़ेक्टेड होंगी। तो एक तो पार्ट ये है। लेकिन उसका दूसरा एक पार्ट भी है। दूसरा पार्ट ये है कि जो जो ये सारी टेक कंपनीज़ हैं, उसका एक बड़ा भारी हिस्सा वो कहने को ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे ट्रम्प साहब कि
हम ऐसे करें। उसका एक बड़ा भारी हिस्सा जो प्रबंधन का है, वो भारतीय उसको हैंडल करते हैं। और अभी ट्रंप ने एक 10-15 दिन पहले, अगर आपको याद हो, 20-22 सीईओज़ को उन्होंने बुला के खाना ना खिलाया और रात में डिनर एंड हैड अ ओपन डिस्कशन विद देम, अगर आपको याद हो। उसमें सब हिंदुस्तान के ये सारे जो सीईओज़ थे वो भी गए थे। और ये हमने आपने दोनों ने सुना था। ऐसा माना जाता है कि ट्रंप साहब ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो नहीं। अगर आपको याद हो, शायद लुटनिक ने ही अनाउंस किया था, जब भी जिसने भी अनाउंस किया, एच लुटनिक थे जहाँ तक मुझे याद है। H-1B वीज़ा जब अनाउंस किया गया तो उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा था कि ये $1,00,000 पर ईयर के हिसाब से लिया जाएगा, अगर इफ यू रिमेंबर। लेकिन कुछ 24-36 घंटे के अंदर ही क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं, ये $1,00,000 वन टाइम होगा। और ऐसा यहाँ और ये बताया जा रहा है कि नहीं, नहीं, इसका मतलब ये था, वो जो होता नहीं है जो यहाँ पे देखिए, वो जो झूठ बोलना या गलत बोलना या गलत बयानी को फिर जस्टिफाई करना, वो केवल भारत के नेताओं की दिक्कत नहीं, वो यहाँ पे भी है। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, 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 उसका मतलब ये था कि मतलब क्या था? आपका रिकॉर्डेड मैसेज है, आपने खुद ही कहा था कि हर पर ईयर है। लेकिन अब आप उसको बता रहे हैं कि नहीं, वो तो वन टाइम है। तो वन टाइम अगर है और अगर 5 साल का वो वीज़ा मिलता है तो $20,000 पर पर ईयर का एक उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। लेकिन उसका एक थर्ड डायमेंशन भी है जो मुझे लगता है कि जो बोला नहीं गया है। हमारे यहाँ से इस H-1B वीज़ा का मिसयूज़ भी हुआ है। और ये मिसयूज़ बहुत रिपोर्टेड नहीं होता है, और उसका एक बड़ा कारण ये है कि अगर आप मैं साल भूल रहा हूँ, ये 2004 से 2008 के बीच की कभी बात है। मैं ईयर इस समय तुरंत में मुझे नहीं याद आ रहा है। H-1B वीज़ा होता क्या है कि कम यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज़ जो हायर करना है, उनको कहना होता है कि ये हमारे पास इस तरह की टेक्निकल स्किल नहीं है और इसलिए हम इसको बाहर से बुलाएँगे। उस टोटल जो फिर वो इश्यू करते हैं कि ठीक है, इस बार आप 2 लाख लोगों का, हम एक टोटल कंसोलिडेशन 1 लाख लोगों को बुला लीजिए। उसका 75% करीब भारतीयों के पास आता है। 25% में पूरी दुनिया है। मैं ये मोटे-मोटे कर रहा हूँ, 75 हो सकता है 72% हो या 73% हो। मैं मोटा अंदाज़ बता रहा हूँ। उसमें आप वो कंपनीज़ जो हैं वो बल्क में वो वीज़ा ले लेती हैं कि भाई ठीक है, हमने 75,000 मिल रहा है तो हम 20,000 इन्फोसिस लेगा, 10,000 ये लेगा, 5,000 ये लेगा, उन्होंने बल्क में खरीद लिया। उसके साथ-साथ एक ग्रीन कार्ड वाला भी यहाँ मामला चलता है। 2004 से 2008 कोई भी गूगल करके देख ले, इन्फोसिस नारायण मूर्ति साहब की कंपनी ने 10-20 मिलियन का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया था जब वो चोरी करते हुए पकड़े गए थे। He was doing that fraud. I'm using the word fraud as far as Americans are concerned. Infosys was caught red-handed when they were getting people by circumventing. उनको आदत हिंदुस्तान की पड़ी हुई है कि यहाँ से घुमा के ऐसे ले आओ, उसको ऐसे कर दो। तो वो काम कर रहे थे, पकड़े गए। यहाँ पे कोर्ट में एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आप पेनाल्टी आप आउट ऑफ कोर्ट कर लीजिएगा, हम पैसा दे देंगे, भैया हमें छोड़ दो। तो पैसा देके आप छूट जाइए। तो वो पैसा देके, और वो लंबा वो था, मैं तुरंत नहीं याद है, वो 5-10 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकता है। इट वाज़ अ ह्यूज थिंग व्हिच नारायण मूर्ति पेड। क्योंकि नारायण मूर्ति कभी नहीं चाहेंगे कि वो फ्रॉड की तरह, वो अनिल अंबानी की तरह उनका नाम भी आए कि ये फ्रॉड है। लेकिन नारायण मूर्ति उसमें पकड़े गए थे, इन्फोसिस, और इन्फोसिस पेड दैट पेनाल्टी। इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने इस पे कर भी रखा है, वीडियो भी कर रखा है। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। तो फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझना होगा कि वो अपने इस लीकेजेस को कहीं ना कहीं कम करना चाह रहे हैं। और अगर आज हम मान लीजिए इंडिया के किसी प्रदेश में बैठ के कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ लॉ सन ऑफ द सॉइल को मिलेगा, यूपी के लोग भाग जाओ, बिहार के लोग भाग जाओ, तो मतलब कोई ऐसी गैर वाजिब बात नहीं है। लेकिन ठीक है। हाँ, अब दूसरी 1-2 पॉइंट्स और थे आनंद, जल्दी से डिस्कस कर देते हैं। ये बर्थ राइट सिटीजनशिप जो खत्म किया है, यस। इससे भी तो भारतीय लोग काफी परेशान होंगे वहां मैं पर। मैं उससे एक्चुअली बर्थ राइट का यहाँ पे कल ही था मैं किसी के साथ। बर्थ राइट का ज्यादा बड़ी समस्या भारतीय नहीं है। ज्यादा बड़ी समस्या अब नाम लेना वो अनुचित होगा किसी देश का नाम लेना। भारतीय नहीं है लेकिन। और यहाँ पे क्या है कि लोग 5 महीने 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद यहाँ आते थे। ये बहुत कॉमन चीज थी। यहाँ रुक जाते थे क्योंकि बच्चा जैसे ही अगर यूएस की सॉइल में हुआ तो उसको बर्थ राइट मिल जाता था अमेरिकन सिटीजन का।
इट्स टाइम टू प्लग इन। मुझे लगता है कि बर्थराइट का अगर खत्म करना है तो ये कोई ऐसा काम नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक है, ये उस देश का कानून है, आप पहले से बताइए कि हम मतलब ये तो ज़बरदस्ती का है ना कि ये कानून का हम फ़ायदा उठा लें कि वहाँ आप चले जाएँ तो साहब हमें अगर आप वो करेंगे तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा। आप राइट। पहले से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे है तो ये शुड बी पार्ट ऑफ इट। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा बड़ा है। दूसरा आपने फ़िल्म की बात कही, फ़िल्म का ठीक है, इट हैज़ उसकी काफ़ी पोटेंशियल वैल्यू ये है कि लोगों को पता लगेगा। लेकिन यार 1-2 हफ्ते के अंदर सारी पिक्चरें तो ओटीटी पे आ जाती हैं और मतलब जो ठीक है, फॉर अ रिटोरिक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो देखिए उन्होंने वो कर दिया और पिक्चर पे टैक्स लगा दिया। लेकिन जिसको पिक्चर देखना है वो मतलब वो कोई 100% लग गया। आज हम और आप ईमानदारी से बताइए कि आप नॉर्मल पिक्चर हॉल में कब पिक्चर देखने गए हैं? वो ₹100 के टिकट की जगह आप ₹400 का टिकट और ₹400 का पॉपकॉर्न खा के टिकट देखना पसंद करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सब पैसा ऐसा अगर पिक्चर में बढ़ रहा है, इससे कोई कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम और आप भी तो नहीं जाते हैं ना अब नॉर्मल हॉल में देखने। जी, हाँ जी। जी। लास्ट में आनंद, हमारी ट्रेड डील का क्या हुआ है यूएस के साथ में? पीयूष गोयल जी वहां आए हुए थे, काफी बढ़ चढ़ के बोल के गए थे मैं जा रहा हूँ साइन करने, बट अभी तक तो कोई खबर हुई नहीं है। तो फाइनली ये सब सेटल कब होगा, ये टैरिफ्स और ट्रेड डील्स वगैरह, इसकी कोई खबर है आप पास? इट इज़ गुड अ गेस एज़ योर्स मतलब ये तो गेस ही है। लेकिन यहाँ पे जो रिपब्लिकन है वो तो ये कह रहे हैं कि भई हमारे यहाँ ये कहा गया है कि मोदी जी विल अपोलोजाइज़ इन 60 डेज़ और उसके बाद ट्रेड डील होगी, तो वो तो उसी को स्टिक कर रहे हैं कि मोदी जी को अपोलोजाइज़ करना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मतलब अलग-अलग उसके वर्जन्स हैं। अ, लेकिन दोनों तरह के हैं। भारतीय भी ये कह रहे हैं कि साहब हमारा तो टोटल ट्रेड का इतना 1% वो मतलब एवरीवन इज़ ट्राइंग टू पुट अ फेस कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे मुझे लगता है फ़र्क पड़ता है। और ख़ास करके भारत जैसे देश के लिए अगर 1% भी फ़र्क पड़ रहा है तो वो बड़ा मेजर फ़र्क होता है क्योंकि 1% कोई अंबानी जी की क उसपे नहीं पड़ रहा है। 1% फ़र्क उस आम व्यक्ति या जो नौकरी कर रहा है वो 1% भी अगर एक बड़ा फ़र्क हो जाता है, तो लार्जर उसमें कहना कि हमारी 4 पॉइंट जो भी जितने भी 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है उसमें 1% भी एक बड़ा वो है। तो असर तो पड़ेगा और जितनी जल्दी हल हो जाए वो भी ठीक है और मुझे लगता है ट्रेड डील से ज़्यादा इट इज़ लुकिंग लाइक अ पेनाल्टी। वो देखिए दाम का मुझे मैं फिर से कह रहा हूँ सेटलमेंट ऑफ एनी वो कैन बी डिसाइडेड। आप घर किराए पे देते हैं, आपको लगता है कि घर भई यहाँ तो इतनी अब आ गया, ये देखिए फैसिलिटी आ गई, तो घर का किराया बढ़ जाना चाहिए, वो कैन बी डिसाइडेड, बट इट शुड नॉट कम एज़ अ पेनल्टी। अभी इसमें क्या हो रहा है ना, जो पूरा पूरा जो सामने आ रहा है, वो ये लग रहा है कि भारत ने कोई गलती की है और उसपे उसकी पिटाई होके उसको वो करके हम पेनल्टी लगा रहे हैं। नो द वेरी टर्म पेनल्टी मेरे हिसाब से इज़ नॉट वो ट्रेड का तो ठीक है, आप कम में लेंगे, ज़्यादा में लेंगे, क्या करेंगे, वो वो कोई भी और ये तो नेगोशिएशन होगा ही होगा। तो को छोटे-बड़े उसमें भी नेगोशिएशन होता है, उसमें भी हो रहा है, लेकिन व्हेन इट इज़ कमिंग एज़ अ पेनल्टी और जब एक ये पिक्चर देने की कोशिश की जा रही है कि भारत के पास और कोई रास्ता नहीं है, भारत तो ये करेगा ही करेगा, भारत वो मुझे लगता है वो थोड़ा थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग भी है और एज़ अ कंट्री मैं 1-2 जगह बोला भी हूँ कि भाई ये थोड़ी ही है, आप कुछ भी करिए। आप अगर किसी से भी सामान लेते हैं, देते हैं, आप कम दीजिए, ज़्यादा दीजिए, लेकिन उसको एक बेसिक अ, मेरे हिसाब से डिसेंसी ऑफ एंटरिंग इंटो अ ट्रेड डील इज़ नॉट देयर। तो वो राइट। शायद ज़्यादा ज़रूरी है। अजय। जी, जस्ट मैं बता दूं आपको, ये ट्रेड का इफेक्ट रफली 10-11% अफेक्ट पड़ा है। लेकिन सरकार इसको बड़े दूसरे तरह से दिखा रही है, वो ये बोल रहे हैं बढ़ा है, एक्चुअल फिगर्स आ चुके हैं। तो फर्क तो पड़ा ही है। थैंक यू वेरी मच आनंद, आज समय इतना ही है। फिर जब भी आपके पास समय होगा हम फिर आपसे अवश्य बात करेंगे, क्योंकि आप इस वक्त यूएस में हैं और काफी आप वहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू अजय। थैंक यू।